बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को हमारा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अहल खाना के हमरा, अपने दोस्त अहबाब, अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान के लोगों के साथ जहाँ जहाँ भी होंगे खुश व खुर्म होंगे और बखैर व आफ़ियत भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ये खुशियाँ हमेशा कायम और दायम रखे और इनमें मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, ये बीच में नहीं छोड़िएगा। मैं अपने आप के मौजू से पहले आप सब लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे कुछ दोस्त हमसे नाराज़ हो जाते हैं कि हम उनके पसंदीदा लीडर के ख़िलाफ़ क्यों बात करते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर मैं या आप अगर किसी के बारे में ये समझें कि उसकी किसी हरकत की वजह से हमारे मुल्क की रुसवाई हुई, हमारे मुल्क की सिक्योरिटी जो है वो बरीच हुई, हमारे मुल्क की इज़्ज़त और मुल्क के इस इदारे की इज़्ज़त को नीलाम किया जा रहा है, जिस इदारे की वजह से हम एक आज़ाद कौम की हैसियत से आज़ादी के साथ रह रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि उसके ऊपर बात करना हमारा हक़ है। और ये आज़ादी राय का हक़ जो है हमें आईन पाकिस्तान के तहत दिया गया है, क्योंकि जब ये लोग बातें करते हैं और इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है तो वो यही कहते हैं कि हमें आइन ने आज़ादी राय का हक़ दिया है, अपनी जो स्पीच का हक़ दिया है, अपने ख़यालात के इजहार का हक़ दिया है। जी बिल्कुल आपकी बात सही है, इस चीज़ का हक़ हमें ज़रूर दिया गया है, लेकिन जहाँ पर मुल्क व कौम की सलामती का मसला आता है वहाँ पर आपका ये ख़त्म हो जाता है। वो जर्मनी का एक मुहावरा है ना कि आपकी आज़ादी की हद मेरी नाक पर ख़त्म हो जाती है। तो हम 1947 में अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी हासिल कर चुके हैं, तो अब हमें किससे आज़ादी चाहिए। ये जो आज़ादी का नारा रखता है, कोई मुझे ये समझाने की कोशिश करेगा कि हमें किससे आज़ादी हासिल करनी है। ये जो कुछ हम जहाँ सियासत के नाम पर कर रहे हैं, अगर हम आज भी हिंदुस्तान के साथ होते तो कुछ ना कर पाते। आप वहाँ पर मुसलमानों का हाल देखें जिनका जीना हराम है। क्या हमें वहाँ पर तहरीर तकरीर और अपनी राय के इजहार की आज़ादी मुकम्मल तौर पर हासिल है? नहीं। हमें ये सारी चीज़ यहाँ पर अपने मुल्क में, अपनी पाक सरज़मीन, अपने मुल्क पाकिस्तान में हासिल है कि हम जो बात भी करना चाहें बड़ा खौफ व ख़तर कर जाते हैं। और हमें क्या चाहिए? हमें इस सोच की हम सिर्फ उस सोच की मुखालफत करते हैं, हम उस फेल की मुखालफत करते हैं कि जिसकी वजह से हमारी इस्लामी इक़दार हमसे छीन गई हैं, हमारी तहज़ीब नहीं रही, हमारा कल्चर नहीं रहा, छोटे बड़े की तमीज़ ख़त्म हो गई है, ज़बानें मिठास की बजाय जहर और आग उगल रही हैं। हम खुद को सच्चा और दूसरा कोई भी बात कर रहा हो उसको हमेशा गलत और झूठा समझते हैं। हर इंसान की सोच आपको पता है कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, लेकिन अपने मुकाबले में अपने मुखालफिन की तज़हीक करना, उनको गालियाँ देना, उनको मुख्तलिफ किस्म के तरीक़ों से उनका मजाक उड़ाना, ये हमारा इस्लाम नहीं है और ना ही हमें इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है। हम सिर्फ यही समझाने की कोशिश करते हैं। हम हर पार्टी के किसी भी गलत इक़दाम की मुखालफत करते हैं और सही बात पर उनकी तारीफ़ करते हैं, चाहे वो इमरान हो, बिलावल हो या शहबाज शरीफ हो। ये थोड़ी सी बात समझाने की कोशिश मैंने की है, और अंदाज़ बियाँ गर्चे कुछ शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, तो हो सकता है कि मेरे दोस्तों के दिल में ये बात उतर जाए और वो इस चीज़ को समझ लें। अब चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। हमारा आज का मौजू PTI पार्लियामेंटेरियन है। जी हाँ, PTI पार्लियामेंटेरियन। और ये पार्टी PTI में से
पीटीए के घर से उभरी है। जी, वो एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था कि घर में घुस के मारेंगे, तो ऐसा हो गया है और उन्होंने घर में घुस के मार दिया है। पीटीए के सीनियर 3 लीडर और इमरान नियाज़ी के बाएं हाथ में इसलिए कह रहा हूँ कि दाहिने हाथ पर लोग बदलते रहते थे, लेकिन बाएं हाथ पर उनके साथ जो बंदा रहता था वो हमेशा उसी जगह पर ही रहा, शुरू से लेकर आखिर तक उसी जगह पर रहता रहा। इससे मैं उसको बाएं हाथ कह रहा हूँ। और मैं बात कर रहा हूँ परवेज़ खटक साहब की। परवेज़ खटक साहब ने नियाज़ी साहब की पीटीए को घर में घुस कर मारा है। केपी के पीटीए का घर और गढ़ भी है, और वहाँ पर परवेज़ खटक ने पार्टी पर ऐसा हमला कर दिया है कि जिसके बाद इमरान नियाज़ी के लिए दोबारा उठकर खड़ा होना अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर होगा। और खटक साहब ने उनको घर में घुसकर मारा है, और साथ ही साथ उन्होंने अपने साथ केपीके के साबका वज़ीर आला महमूद खान को भी साथ मिलाकर ये काम किया है। अब महमूद खान वो शख्स हैं जिनको परवेज़ खटक और इस तरह के कई और लीडरों के ऊपर फौकियत देकर उन्हें वहाँ का वज़ीर आला बनाया गया था। और इमरान साहब ये कहते थे, उसको भी अपना वसीम अकरम प्लस समझते थे, जैसे जहाँ पर पंजाब में उस्मान बुज़दार को समझते थे, उसको भी वसीम अकरम प्लस समझते थे, और ये कहते थे कि ये वसीम अकरम प्लस है और ये वसीम अकरम से ज़्यादा बेहतर काम करेगा। और उन्होंने जो बेहतर काम किया वो सब ने देख लिया। उन्होंने केपीके में पीटीए पर झाड़ू फेर दी है, और अब तो ढूंढने से भी कोई नाम ऐसा नहीं जो खुद को केपीके में पीटीए का लीडर कह सके। परवेज़ खटक ने आज तहरीक इंसाफ के कले पर जो हमला किया है उसने पीटीए की बुनियादें हिला कर रख दी हैं। और परवेज़ खटक साहब ने जो काम किया है उससे नज़र आता है कि उन्होंने अपने लीडर इमरान नियाज़ी का कोई लिहाज नहीं किया, किसी किस्म की उनको कोई शर्म नहीं आई, और ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अपने लीडर से कोई इंतकाम लेना था और उन्होंने वो इंतकाम लिया है। इसमें भी कोई शक नहीं है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान का वोट बैंक अब भी बरकरार है। इस वोट को हम पीटीए का वोट बैंक नहीं कहेंगे, क्योंकि पीटीए सिर्फ इमरान खान की हद तक है। अगर इमरान खान उसमें नहीं है तो पीटीए भी कुछ नहीं है, लेकिन वो वोट जो भी है वो इमरान खान का है, पीटीए का नहीं है। वो पीटीए में इमरान खान हूँ या कोई और पार्टी बनाए या किसी और पार्टी के हूँ या किसी और को टिकट दें, तो इमरान खान का वोट बैंक अपनी जगह पर इंटैक्ट है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि परवेज़ खटक साहब जो एक बहुत तजर्बाकार और ज़हीन सियासतदान होने के साथ साथ बहुत बाअसर सियासतदान भी हैं, कम से कम उस सूबे की हद तक, और उनकी जड़ें उस सूबे में बहुत गहरी हैं, तो उन्होंने जो पार्टी बनाई है क्या उसके लिए उनको वोटर भी मिल सकेंगे या नहीं? क्योंकि लीडरों के साथ तो कुछ भी नहीं होगा, लीडर को तो वोटर का वोट भी चाहिए ना। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि उनको वोटर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये चीज़ हमने अभी देखना है। मगर परवेज़ खटक जैसे लीडर ने ऐसा क्यों किया? मेरी ज़ाती राय में इसमें इमरान खान की एक कमज़ोरी बड़ी वजह बनी। आप उसको कमज़ोरी समझ लें या अब मुझे पता नहीं कि उसकी क्या वजह है, वो क्यों ऐसा करते हैं, वो मैं भी आपको बताता हूँ। उस कमज़ोरी की वजह से उनके करीबी साथी और लोग जो है उनसे जल्द नाराज़ हो जाते हैं। हमारा मुआशरा आपको पता है कि आपस के बहमी ताल्लुकात, एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक होना, एक दूसरे की खुशी और गम को बांट कर सहने की बुनियाद पर कायम है और उस्तवार है। कहते हैं कि अगर किसी के घर में गमी होती है तो उसका दुश्मन भी चलकर उसके साथ अफसोस का इजहार करने के लिए जाता है। लेकिन इमरान साहब में ये बात दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती। वो किसी रवादारी के कैद नहीं, वो किसी की खुशी और किसी के गम में शिरकत को शायद कोई बड़ा गुनाह समझते हैं। इसके बारे में बहुत सारी बातें मशहूर हैं जो उनकी अहलिया के बारे में हैं, तो मैं उस हद तक नहीं जाऊँगा, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूँगा। ये उनका और उनकी अहलिया का ज़ाती मामला है, वो उनको मना करती हैं या वो उनको कोई रूहानी वो मशवरा देती हैं, जो कुछ भी है उस पर मैं कोई बात नहीं करता, ना मैं उसके ऊपर कोई तबसरा करता हूँ। लेकिन ये बात है कि उन्होंने वो किसी रवादारी का मुजाहरा नहीं करते इस मामले में, और वो किसी की खुशी और किसी के गम में शिरकत के लिए नहीं जाते। हत्ता कि उनके अपने बहुत ही करीबी साथी जिसे वो अपने भाई जैसा दोस्त समझते थे, नईमुल हक साहब, उनकी मौत पर भी
وہ تعزیت کے لیے نہیں گئے۔ اس سے لے کر جہانگیر ترین کے بھائی کی دردناک خودکشی والی موت اور پرویز خٹک کے گھر کا صدمہ، انہوں نے کسی بھی جگہ پر افسوس کے لیے یا پرسے کے لیے یا پوچھنے کے لیے یا تعزیت کے لیے یا ان کے حال معلوم کرنے کے لیے جانے کی زحمت کبھی نہیں کی۔ تو اس چیز کا ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اور شاید یہ چیز ان کے انتہائی خلاف جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں پرویز خٹک جیسا قریبی ساتھی جو خان کے دور حکومت میں وزیر دفاع بھی رہے اور صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی رہے، وہ بھی اپنے 57 ممبران اسمبلی کو، پی ٹی اے کے 57 ممبران اسمبلی، ان کو پی ٹی اے سے پی ٹی اے پارلیمنٹیرین میں لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ وہی پرویز خٹک ہیں جو اپنے قید کے پسینے کی جگہ پر اپنا خون بہانے کے نعرے لگایا کرتے تھے، مگر ان کا پسینہ جو خشک ہونے سے پہلے بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اپنے قید کا پسینہ بھی خشک نہیں ہوا اور انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ دکھاتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ لیکن ابھی چند لوگ ایسے بھی ہیں جو پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر ان لوگوں کے ناموں کو دیکھا جائے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ عمران صاحب جو ہیں وہ مردم شناس نہیں ہیں، ان کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے۔ اس میں عرفان بنگش ہیں، تیمور جھگڑا ہیں، شوکت یوسف زئی ہیں، ڈاکٹر امجد ہیں، اور ایک دو اور نام ہے جو مجھے یاد نہیں آ رہے، ذہن میں نہیں آ رہے۔ تو یہ شہران ترکائی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو عمران صاحب کی نظر میں قابل اعتبار کبھی بھی نہیں ٹھہرے، مگر آج وہ لوگ ہر قسم کا پریشر برداشت کر کے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو بہت بڑے لیڈر کہلاتے ہیں، جو مالی طور پر بھی بہت زیادہ مستحکم ہیں، جن کو کسی قسم کا کوئی خوف و خطرہ بھی نہیں ہے، جن کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر بھی کام نہیں کر سکتا، وہ خان صاحب کی کشتی سے چھلانگ لگا کر سمندر کے کنارے پر پہنچ چکے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اب آگے کا جو سینیریو ہے وہ کیسے ہوگا؟ پرویز خٹک صاحب اس پارٹی کو، اس گروپ کو جو ہے، اب پارٹی ہم نہیں کہہ سکتے، اس کو گروپ کہا جا سکتا ہے، بڑی جو دشمنی انہوں نے عمران کے ساتھ کی ہے، جو میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ ان کو کوئی شرم یا لحاظ نہیں رہا، وہ اس بنا پر میں کہنا بھول گیا، بتانا بھول گیا، وہ اس بنا پر میں نے کہا تھا کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، وہ پارٹی سے الگ ہو گئے، کچھ لوگ دوسری پارٹیوں میں چلے گئے، کچھ نے جہانگیر ترین کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، لیکن وہ انہوں نے ایک الگ پارٹی بنائی۔ مگر انہوں نے جو اپنے قید کے ساتھ، جو اپنے لیڈر کے ساتھ زیادتی کی ہے اور ظلم کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے اسی پارٹی میں نقب لگائی اور اس کے ایک دھرے کو لے کر الگ ہو گئے اور عمران صاحب کے سامنے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو سامنے کھڑا ہونا۔ وہ ہمارے مثالیں مشہور ہیں نا کہ وہ فلاں کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے مقابلے میں آ گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کسی کے مقابلے میں آنا، یعنی کہ آپ پرویز خٹک جو ہیں وہ عمران صاحب کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس مقابلے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ تو پھر آگے آگے وقت ہمیں بتائے گا اور دکھائے گا، تو اس وقت ہم کچھ کہنے کے قابل ہو سکیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی، یا زندہ صحبت باقی، تو جلد ہی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ اور السلام علیکم۔ شکریہ۔